एक गांव में रविंदर नाम का व्यक्ति रहता था। उसने व्यापार करके बहुत पैसे कमाए। रविंदर घर बनाने के लिए जमीन खरीदा। वो अपने जमीन के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी को देखकर उस झोपड़ी के पास गया। अंदर कौन है? उस झोपड़ी में गोपाल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ जी रहा था। गोपाल बाहर आकर, बोलिए सर, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? मैंने बगल के जमीन को खरीदा है। पूरे व्हाइट मार्बल से एक बड़ा महल जैसा एक घर बनाने वाला हूँ। मेरे घर के बगल में कचरे के डिब्बे के जैसे ये झोपड़ी रहना मुझे पसंद नहीं है। इज्जत से आपकी जमीन को मुझे बेचकर खाली करके चले जाइए। सर, ये हमारे पुश्तों से आ रही जमीन है सर। इसे खाली करके हम कहाँ जाएंगे? बोलिए। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, यही मरकर इसी मिट्टी में मिलने की आस से जी रहे हैं। रे, तुम किससे पंगा ले रहे हो? तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ? तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा, कहकर वहाँ से चले गया। थोड़े दिनों के बाद गोपाल का परिवार काम से लौटकर आकर देखे उनकी झोपड़ी नाश हो गई थी। गोपाल की पत्नी और उसके माता पिता, हे भगवान, हमारा घर नाश हो गया, कहकर रोने लगे। गोपाल को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में एक आदमी उनके पास आकर, यहाँ गोपाल कौन है? सर, मेरा नाम ही गोपाल है सर। वो गोपाल के हाथ में एक कवर रखकर, ये कोर्ट के ऑर्डर से दस्तखत कीजिए। गोपाल उनके ऊपर दस्तखत किया। इतने में रविंदर वहाँ पर आकर, देखा ना, मुझसे पंगा लिए तो क्या होगा? उसमें क्या लिखा है शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैं ही पढ़कर सुनाता हूँ। अगर 1 महीने के अंदर तुम एक पक्का घर नहीं बना पाए तो सरकार तुम्हारे जमीन को जब्त कर लेगी। बाद में वो जमीन मेरी होने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो क्या भाई, सफेद महल कहकर बड़े अकड़ रहे हो ना? ऐसे महल गली में एक हैं। उसके लिए मेरे घर को नाश करोगे क्या? देखते रहो, 1 महीने के अंदर तुम्हारे घर से भी एक बड़ा महल मैं बनाऊंगा। मुझसे ही चैलेंज करोगे क्या? मेरे घर के मुकाबले तुम अपना घर कैसे बनाओगे? मैं भी देखता हूँ। तुम्हारे जमीन को हड़प लिए बिना मैं नहीं सोऊंगा। ऐसे रविंदर अपने सारे जायदाद को बेचकर उन्हें पैसों में बदलकर उन पैसों से एक शानदार घर बनाया। उसके बारे में पता चल के गांव वाले रविंदर पागल हो गया है, इसीलिए ऐसे चैलेंज किया है, ये जरूर हार जाएगा। ऐसे कोई पैसों का घर बनाएगा क्या? यूं सोचने लगे। गोपाल फेंके हुए कोका कोला के डिब्बों से घर बनाना शुरू किया। 1 महीना बीतने के बाद रविंदर का पैसों का घर और गोपाल का कोका कोला टिन का घर दोनों पूरे होकर तैयार हुए। लोग इन दोनों अजीब घरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में आने लगे। रविंदर अपने घर को देखने आए लोगों को गाली देकर उन्हें भगा देने लगा, मगर गोपाल घर देखने के लिए टिकट्स लगाकर टिकट खरीदकर आए लोगों को अपना घर दिखाने लगा। थोड़े दिनों के बाद एक रात थोड़े चोर एक बड़ा सा कंटेनर लाकर रविंदर को एक पेड़ से बांधकर पूरे पैसे लूटकर चले गए। रविंदर के पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और वो रोड पर आ गया। गोपाल अपने घर को देखने खरीदे टिकट से बहुत पैसे कमाया। रविंदर गोपाल के पास आकर, तुम्हें चुनौती देकर कुछ सोचे बिना मेरे पूरे जायदाद को बेचकर उन्हें पैसों के जैसे बदलकर उनसे मैंने घर बनाया है, मगर उसका नतीजा क्या होगा मैं सोच नहीं पाया। मेरे पास अब इस जगह के अलावा रहने के लिए चाव भी नहीं है। अब हम दोनों के बीच में हुए चुनौती को जानने वाले मेरे जगह को खरीदने के लिए इनकार कर रहे हैं। तुम ही थोड़े पैसे देकर मेरे जमीन को खरीद लो। उनसे आए पैसों से मैं इस गांव को छोड़कर एक नया व्यापार शुरू करूंगा। धोखे से तुम्हारे घर को नाश करके
तुम्हारे जमीन को हड़पने की कोशिश करने के लिए मुझे भगवान ने सही सजा दी है। आखिर में तुम्हारे पास लाकर यूं खड़ा कर दिए। गोपाल उसे पैसे देकर वो जमीन खरीद लिया। उस जमीन में एक अच्छा सा घर बनाया। उस कोको कोला घर को देखने लोग लगातार आने ही लगे और उन्हें भी कोको कोला हाउस बनाने के लिए पूछने लगे। गोपाल सबको कोको कोला घर बनाकर देते हुए बड़ा अमीर आदमी बन गया। रविंदर गांव छोड़कर चले गया। चित्रापुरी नाम के गांव के बगल में एक नदी बहती थी। उसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं था। वो गांव वालों को अगर शहर जाना होता तो नाव पर ही उन्हें जाना पड़ता था। ऊपर से उस नदी में बहुत मगरमच्छ भी हुआ करते थे। उससे उनकी जान को बहुत खतरा होता था। किसी तरह वे नदी पार करते थे। उस गांव में राघव राज नाम का राजकीय नेता हुआ करता था। वो बहुत भ्रष्ट नेता था। गांव वालों को किसी न किसी तरीके से धोखा देकर पैसे हड़पता रहता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे, इसीलिए उसके खिलाफ ही नहीं जाते थे। राघव राज का विनय नाम का बेटा था। विनय की दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं थी। वो हमेशा बाइक पर अजीब अजीब हरकतें किया करता था। आखिरकार नीचे गिरकर चोट खाता था। एक दिन राघव राज की पत्नी कुसुम, ओ जी, आपके किए पापों की सजा ही हमारे बेटे को मिल रही है जी। उसकी शादी की उम्र हो गई है। उसकी हरकतों को देखकर कोई अपनी लड़की भी नहीं दे रहा है। ऊपर से आपके किए हरकतों की वजह से हमारे परिवार को और बुरा नाम मिल रहा है। इसीलिए कम से कम अब तो लोगों को धोखा देना बंद करो और उनकी मदद करो। तब तो कोई ना कोई हमारे बेटे को उनकी लड़की देगा। क्या बात कर रही हो? मेरा काम ही धोखा देना है। मेरा और क्या व्यापार है? बोलो। हमारे बेटे की शादी करके सेटिल करना हो तो हमें और काम करके पैसे कमाना चाहिए, ना कि गांव की भलाई। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम चुप रहो, मैं देख लूंगा। कुसुम अपना सर पकड़ ली। एक दिन राघव राज गाँव वालों को इकट्ठा किया। प्रिय गांव वालों, आपके लिए एक खुशखबरी है। हमारे गाँव की नदी के लिए ब्रिज सैंक्शन हो गया है। वो मैं ही बनाऊंगा। सारे लोग खुशी से ताली बजाए। लेकिन एक छोटी सी समस्या है जी। सरकार स्वयं निर्माण योजना के भीतर ये ब्रिज को सैंक्शन किए, यानी ब्रिज पर हुए खर्च के लिए आधा हम भरे तो बाकी आधा सरकार देगी। इसीलिए कौन कितना देगा उसका एक लिस्ट बनाया। ये लिस्ट के प्रकार अगर आप लोग ये पैसे भर दिए तो समझो कि ब्रिज बन गया। अब ज्यादा मत सोचिए, तुरंत पैसे भर दीजिए। ये अवकाश को हाथ से जाने मत दीजिए। सारे लोग उसकी बात मानकर पैसे भरे। राघव राज सरकार से मिले सारे पैसे खा लिया। गांव वालों के भी पैसे लेकर आखिरकार 3 बड़े पेड़ के तने से उस नदी पर ब्रिज डलवाया। वो देखकर लोग दंग रह गए थे। उनमें से राजेश नाम का एक, ये क्या सर, पेड़ के तनों से ब्रिज बनाया? हमसे इतना पैसे लेकर, सरकार से पैसे लेकर आखिर में ये बनवाया? ब्रिज आएगा सोचकर मैं नया ऑटो भी खरीदा। मेरा ऑटो, इस पे कैसे चलाऊंगा? अगर कोई अपना वाहन इनके ऊपर चढ़ाएंगे तो ये तने टूटकर नीचे गिर जाएगा। फिर उन मगरमच्छ का खाना बन जाएंगे हम। मैं क्या करूं भाई, बताओ। सरकार से मिला पैसा, तुम लोगों का दिया गया पैसा सब अधिकारी के रिश्वत देने में ही हो गया। बचे हुए पैसों से यही बना पाया। देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है भाई। मैं क्या करूं? किसी तरह ये लॉक ब्रिज से ही संतुष्ट हो जाइए। कुछ नहीं कर सकते? वैसे उतना भी साहस नहीं कर सके तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? ब्रिज के ऊपर चलने की अच्छे से प्रैक्टिस करो, वरना सर्कस वालों को बुलाकर ट्रेनिंग कर लो, बस काफी होगा। सब दंग रह गए थे। उसके खिलाफ नहीं जा सके तो सब चुप हो गए थे। राजेश घर पर अपने नए ऑटो के पास दुखी खड़ा था। इतने में उसका बेटा चिंकू आकर, डैडी आप फिक्र मत कीजिए, हर चीज का एक उपाय होता है। अब वो लॉक ब्रिज इसका भार नहीं उठा पाएगा सोचकर ही आप फिक्र कर रहे हो ना, इसीलिए उसकी बॉडी निकालकर बैम्बू बॉडी डलवा दीजिए बस। राजेश को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। राजेश तुरंत बैम्बू ऑटो तैयार करवाकर उसमें लोगों को बिठाकर वो लॉक ब्रिज पार करने लगा। एक दिन राघव राज का असिस्टेंट भागते हुए आकर,
सर सर, आपका बेटा उस बैम्बू ऑटो वाले से चैलेंज किया। वो बाइक पर उस लॉग ब्रिज के ऊपर उसके साथ रेस करने वाला है। पानी में गिरा तो मगरमच्छ उसे मार देंगे सर। राघवराज तुरंत भागते हुए उस लॉग ब्रिज के पास आया। राजेश अपने बैम्बू ऑटो में, विनय अपने बाइक पर उस ब्रिज की तरफ जा रहे थे। अरे ऐसे मत करो, नीचे गिर जाओगे तो मर जाओगे। यूं पुकार रहा था, लेकिन वो नहीं सुना। फिर वे ब्रिज पर थोड़ी दूर जाने के बाद विनय की बाइक स्लिप हो गई। बस पानी में वो गिर गया। राघवराज वो देखा तो उसका सर चकरा गया और वो नीचे गिर गया। तुरंत राजेश पानी में कूदकर मगरमच्छ के नजदीक आने के पहले ही विनय को बचा लिया। फिर राघवराज राजेश से, मेरे बेटे को बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया। जब तक मुझ पर नहीं आई ये खतरे के बारे में मैं जान नहीं पाया। अब से मैं एक सच्चा नेता बनूंगा। तुम सब लोगों की मदद करूंगा। जल्द ही यहाँ अद्भुत ब्रिज बनाऊंगा। कहकर नमस्कार किया। जैसे कहा वैसे ही राघवराज वहाँ एक अच्छा सा ब्रिज बनवाया। सब खुशी से ताली बजाए। एक आदमी विनय से, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता में ये बदलाव आया है और गांव का भला हुआ है बेटा। अगर तुम्हें ऐतराजी ना हो तो अपने बेटी की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। वो सुनकर विनय राघवराज बहुत खुश हुए।